तो फ्रेंड्स, मैं नीता तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने स्मार्ट लर्निंग के प्लेटफॉर्म पे। तो फ्रेंड्स, हम भगत सिंह के जीवन के बारे में पढ़ रहे थे, है ना। तो लास्ट वीडियो मुझे उम्मीद है कि आपने देख लिया होगा, और आपने यदि देखा होगा तो आपको याद होगा कि लास्ट वीडियो में हमने क्या पढ़ा था। तो लास्ट वीडियो में हमने क्या पढ़ा था कि 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह ने बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर के सेंट्रल असेंबली में 2 बम विस्फोट किए थे, है ना। और उसके बाद उन्होंने स्वयं की इच्छा से ही उन दोनों ने खुद को गिरफ्तार करवा लिया था, ठीक है। और उसके बाद की जो कहानी है वो हम इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। जब उनको गिरफ्तार कर लिया गया, कैद कर लिया गया, तो उसके बाद भगत सिंह के जीवन के जो आगे की जो स्टोरी है वो हम आज इस वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए देखिए, कैद कर लिए जाने के बाद भगत सिंह पर 2 मुकदमे चलाए गए, एक बम विस्फोट के लिए तथा दूसरा लाहौर षड्यंत्र केस के लिए, ठीक है। 2 जो मुकदमे हैं वो चलाए गए। पहला कौन सा था? जो असेंबली में इन्होंने बम विस्फोट किया था उसके लिए, और दूसरा लाहौर षड्यंत्र केस के लिए, ठीक है। भगत सिंह ने इन मुकदमों का लाभ राजनीतिक प्रचार के लिए उठाया, साथ ही जेल के अंदर राजनीतिक कैदियों के लिए मानवीय जीवन का अधिकार प्राप्त करने के लिए अपने साथियों के साथ ऐतिहासिक भूख हड़ताल भी की। तो भगत सिंह ने जो जितने भी जो कैदी थे, उनके हर इंसान के, हर मानव के जीवन का कुछ मूल अधिकार होता है ना तो उसके लिए भी उन्होंने, जो उनके राजनीतिक जो कैदी थे, उनके साथ मिल करके उनके जीवन के लिए, उनके मानवीय जीवन के अधिकार के लिए उन्होंने क्या किया था? उन्होंने जो है भूख हड़ताल की थी, ठीक है। सभी ने मिल करके भूख हड़ताल की थी, और इस भूख हड़ताल के दौरान जो यतीन्द्र नाथ दास थे वो शहीद हो गए थे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। भगत सिंह का अनशन 81 दिन तक चला और अंत में सरकार को आंशिक रूप से उनकी मांगों को स्वीकार करना पड़ा। भगत सिंह का अनशन कितने दिनों तक चला? 81 दिन तक, ठीक है, 81 डेज तक चला। और बाद में क्या हुआ कि सरकार को उनकी बातों को, जो उनकी मांगे थी, उनको आंशिक रूप से, पूर्णतः तो सरकार ने उनकी मांगों को पूरा नहीं किया, स्वीकार नहीं किया, आंशिक रूप से स्वीकार किया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। असेंबली केस में भगत सिंह को आजीवन कारावास का दंड मिला, ठीक है। असेंबली केस में क्या हुआ था? भगत सिंह को आजीवन कारावास का दंड दिया गया था। और लाहौर कांड में एक विशेष अदालत ने, ठीक है, एक विशेष अदालत ने 7 अक्टूबर 1930 के फैसले के द्वारा, 7 अक्टूबर 1930 के एक फैसले के द्वारा भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, ठीक है, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को मृत्युदंड दिया। तो किस दिन ये फैसला लिया गया था मृत्युदंड देने के लिए? 7 अक्टूबर 1930, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। सबसे दुखद बात यह रही कि देश के संपूर्ण जनमत की इच्छा होने पर भी गांधी जी ने इरविन के साथ अपनी वार्ता में इस दंड को कम करने का कोई प्रयास नहीं किया तथा 23 मार्च 1931 को इन नौजवानों को फांसी की सजा दे दी गई, ठीक है। 23 मार्च 1931 को इन लोगों को फांसी हो गई, ठीक है। तो यहाँ तक आपने देखा। अब आइए हम आगे देखते हैं जो भगत सिंह ने अपने जीवन में जो बातें बताई उसके बारे में, ठीक है, उनके विचारों के बारे में, उनके सोच के बारे में हम आगे देखते हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि जो स्टेटमेंट्स होते हैं, ठीक है, जो भी राजनीतिक जो नेता रहे हैं, जो क्रांतिकारी रहे हैं, जो हुए हैं, उनके जो भी स्टेटमेंट्स हैं वो हमारे एग्ज़ाम में हमेशा आ ही जाते हैं, तो वो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं। तो देखिए, भगत सिंह का विश्वास था कि क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से ही आती है। तो ये जो स्टेटमेंट है, क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से ही आती है, ये आपको याद रखना है। क्योंकि ये लिख करके आ जाएगा और ये आ जाएगा कि किसने लिखा है, किसने बोला है। तो ये आपको याद होना चाहिए कि ये भगत सिंह का विचार है ना, उनका विश्वास था ये। आगे देखते हैं।
अतः उन्होंने स्वयं गहन अध्ययन किया और अपने साथियों को भी अध्ययन करने के लिए प्रेरित किया। ठीक है, उनको ऐसा नहीं था, मैंने पहले भी आपको बताया था कि ऐसा नहीं था कि राजनीति में आने के बाद उन्होंने अपनी शिक्षा को अधूरा छोड़ दिया, ऐसा नहीं था। उन्होंने अपनी शिक्षा भी पूरी की थी। ठीक है, उनको पढ़ने में बहुत ही रुचि थी, क्योंकि वो जानते थे कि अध्ययन से ही, पढ़ाई से ही हम जो है आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, और इसलिए वो क्या करते थे कि इसके लिए वो अपने जो फ्रेंड्स थे, उनके जो साथी थे, उनको भी पढ़ने के लिए, अध्ययन करने के लिए प्रेरित करते थे, उनको भी मोटिवेट किया करते थे। आप जब मूवी देखोगे तो आप उसमें देखोगे, मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि पिक्चर जो होती है ना, वो बहुत सारी चीज़ों को क्लियर कर देती है। ठीक है, तो उसमें आप देखना कि जेल में होने के बावजूद भी भगत सिंह जेल में भी पढ़ाई करते हैं। ठीक है, और वहाँ भी वो उन्होंने किताबें लिखी हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। उनका जीवन क्रांति के लिए समर्पित था, किंतु क्रांति को उन्होंने व्यापक अर्थ में परिभाषित किया। देखिए, क्रांति को उन्होंने व्यापक रूप में, बड़े रूप में परिभाषित किया है। ठीक है, उनके लिए क्रांति का क्या मतलब था? देखिए, क्रांति का तात्पर्य था सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक स्वाधीनता। तो ये आपको याद रखना है, सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक स्वाधीनता। क्रांति का तात्पर्य है, ये किसका कथन है? इस तरीके के सवाल आपके लिए बन जाएंगे। तो आपको ये याद रखना है कि ये कथन किसका है? भगत सिंह का। ठीक है, चलिए, इस स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए जरूरी था कि अन्याय पर आधारित मौजूदा व्यवस्था समाप्त होनी चाहिए। वह कोई भी व्यवस्था जिसके मूल में शोषण को अन्याय पर आधारित व्यवस्था होती है। ठीक है, ये क्वेश्चन एक बार आया हुआ है, ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट एक बार पेपर में आया था कि वह कोई भी व्यवस्था जिसके मूल में शोषण हो को अन्याय पर आधारित व्यवस्था वो होती है। ठीक है, उसको अन्याय पर आधारित व्यवस्था मानी जाती है। इसका कोई खास महत्व नहीं कि शोषक अंग्रेज पूंजीपति हैं या अंग्रेज और भारतीयों का गठबंधन है या पूरी तरह भारतीय है। ठीक है, कोई भी अगर शोषण कर रहा है कहीं पर भी, ठीक है, जहाँ भी शोषण हो रहा है वो अन्याय पर आधारित व्यवस्था है। अब वो शोषण, उनका मानना था भगत सिंह का कि वो शोषण चाहे कोई पूंजीपति, अंग्रेज पूंजीपति कर रहे हो या अंग्रेज और भारतीय का जो गठबंधन है वो मिलके कर रहा है या पूरी तरीके से जो भारतीय हैं वो कर रहे हैं, लेकिन शोषण अगर हो रहा है तो मतलब कि आपके साथ अन्याय हो रहा है, वो व्यवस्था पूरी तरीके से अन्याय पर आधारित है। ठीक है, देखिए आगे देखिए, चूंकि क्रांति का अर्थ शोषण का खात्मा है, अतः भारत में संघर्ष तब तक चलता रहेगा जब तक मुट्ठी भर शोषक अपने लाभ के लिए आम जनता के श्रम का शोषण करते रहेंगे। ये सारी चीज़ें आप लोग को याद रखनी है, जितने भी स्टेटमेंट हैं कि भारत में संघर्ष तब तक चलता रहेगा जब तक मुट्ठी भर शोषक अपने लाभ के लिए आम जनता के श्रम का शोषण करते रहेंगे। ठीक है, इनका क्रांति का अर्थ, व्यापक अर्थ जो इन्होंने समझाया है, आप इसे समझ रहे होंगे, भली भांति समझ रहे होंगे इन शब्दों से। चलिए आगे देखते हैं। भगत सिंह के अनुसार शोषण मुक्त समाज समाजवादी समाज ही हो सकता था। समाजवाद से उनका क्या तात्पर्य था? समाजवाद से उनका तात्पर्य उस व्यवस्था से था जिसमें पूंजीवाद तथा वर्ग प्रभुत्व का अंत हो जाता है। भगत सिंह का मानना था कि क्रांति जनता के लिए ही नहीं अपितु जनता के द्वारा ही होती है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा कि भगत सिंह का मानना था कि क्रांति जनता के लिए ही नहीं होती अपितु जनता के द्वारा ही होती है। ठीक है, तो याद रखिएगा इस चीज़ को। जितने भी स्टेटमेंट्स हैं इसमें, जो भी भगत सिंह के जो स्टेटमेंट्स इसमें बताए गए हैं वो आपको याद रखने हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है। देखिए,
क्रांति के लिए रक्त रंजित संघर्ष जरूरी नहीं है, व्यक्तिगत बैर के लिए भी इसमें कोई जगह नहीं है, यह बम और पिस्तौल की उपासना नहीं है। इसी समझदारी के तहत 1931 में उन्होंने कहा था, किसानों और मजदूरों को संगठित करना अब मुख्य काम होना चाहिए। अब ये सारे स्टेटमेंट्स आपको याद रखने होंगे। देखिए, एग्ज़ाम क्लियर करने हैं तो जो भी स्टेटमेंट्स होते हैं वो सभी आप लोग को याद होने चाहिए, ठीक है, ताकि क्वेश्चन अगर आ जाए तो आपको देखते ही दिमाग में आ जाए कि हाँ ये किसने कहा था। तो आप इसे जब अच्छे तरीके से देखेंगे, बार बार वीडियो को जब देखेंगे, क्योंकि स्टेटमेंट्स आपको पिक्चर्स में नहीं मिलेंगे ना, मूवीज़ में आपको स्टेटमेंट्स नहीं मिलेंगे, तो आप जब ये देखोगे, वीडियो को बार बार रिपीट करके देखोगे फ्रेंड्स, तो आपको जो ये स्टेटमेंट्स हैं ये बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे कि कौन से स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। भगत सिंह की राजनीति धर्मनिरपेक्ष प्रगतिशील राजनीति थी। वह सांप्रदायिकता के कट्टर विरोधी थे। उनकी दृष्टि में वह उतनी ही खतरनाक थी जितना कि उपनिवेशवाद। अब देखिए, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, मैं पढ़ रही हूँ ना तो इसलिए मुझे याद आ जा रहा है। वह सांप्रदायिकता के कट्टर विरोधी थे। उनकी दृष्टि में देखिए, यहाँ से आया, हाँ यहीं से आया था, यहाँ से लेकर के और ये यहाँ तक स्टेटमेंट था कि वह सांप्रदायिकता के कट्टर विरोधी थे। उनकी दृष्टि में वह उतनी ही खतरनाक थी जितना कि उपनिवेशवाद था। तो आप इतना ही लाइन था और इसको देख करके पहचानना है कि ये किसका दिया हुआ है, किसने ये बात कही है, ठीक है। तो इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि आप स्टेटमेंट्स पे स्पेशली बहुत ही ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए, उनकी नौजवान भारत का सदस्य बनने की एक प्रमुख शर्त थी, ऐसी किसी भी संस्था, संगठन या पार्टी से किसी तरह का संपर्क न रखना जो सांप्रदायिकता का प्रचार करती हो। देखिए, उनके पार्टी को अगर कोई ज्वाइन करता है, नौजवान भारत उन्होंने बनाई थी ना, संगठन बनाया था ना उन्होंने, तो उसमें जो भी लोग शामिल होते थे तो उनके लिए एक शर्त थी कि वो किसी भी संस्था, संगठन या पार्टी से ऐसे किसी भी लोगों से संपर्क नहीं रखेंगे जो कि सांप्रदायिकता का प्रचार करते हों, ठीक है। भगत सिंह का मानना था कि प्रगति के लिए संघर्षशील किसी भी व्यक्ति को अंधविश्वासों की आलोचना करनी ही होगी और पुरातन पंथी विचारों को चुनौती देनी ही होगी। तो यहाँ पर ये वीडियो जो है आपका ख़त्म होता है और यहाँ पर जो भी 3-4 पार्ट में जो आपके वीडियो बने हुए हैं भगत सिंह के जीवन का, तो हमने उनके जीवन के बारे में लगभग सारी चीज़ें जो हमारे लिए ज़रूरी है ना, ऐसे तो बहुत सारी बातें होती हैं फ्रेंड्स, बट जो हमारे एग्ज़ाम के लिए जो ज़रूरी है वो सभी हम पढ़ चुके। और आप अगर स्टार्टिंग से वीडियो देखेंगे, फर्स्ट पार्ट से लेकर के टिल एंड तक, ये लास्ट पार्ट है वीडियो का, ठीक है, आपके जो भगत सिंह के जीवन का ये लास्ट पार्ट है। तो यहाँ तक आप पूरा वीडियो को 1 बाय 1 देखिएगा, तो आपको मैं बिल्कुल 100% बता रही हूँ कि आपको बिल्कुल किसी तरीके का भी आपको फ्रेंड्स कोई भी परेशानी नहीं होने वाली है, ठीक है। तो आप जो है वीडियो को पूरा देखिए, स्टार्टिंग से देखिए, ठीक है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 इस तरीके से पूरा स्टार्टिंग से देखिए। और बाकी भी जो वीडियोस मैंने आपके डाले हुए हैं, स्टोन एज और इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो अभी तो मैं लेके आऊँगी और भी वीडियोस है ना, मैं धीरे धीरे नोट्स रेडी कर रही हूँ, थोड़ा वक्त लगता है दोस्तों, तो आप लोग मुझे थोड़ा समय दीजिए, ठीक है। तब तक जो वीडियोस मेरे ऑलरेडी जो अपलोड हो चुके हैं उनको आप देखिए। जो भी मैंने जो भी वीडियो डाले हुए हैं, हिस्ट्री के 7th क्लास का फर्स्ट चैप्टर का वीडियो डाला हुआ है, आपका 6th स्टैंडर्ड का 4 चैप्टर के मैंने वीडियो अपलोड कर दिए हैं जो कि NCERT के हैं, तो आपके लिए वो बहुत ही उपयोगी हैं, क्योंकि CTET और KVS वगैरह में NCERT को छोड़ के कुछ नहीं आता है। इनफैक्ट मुझे जहाँ तक मैं जानती हूँ कि आप अगर IAS की भी तैयारी करते हैं तो आपको NCERT की बुक की ही ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो इसलिए आप उन वीडियोस को भी देखिए और ये देखिए जो भगत सिंह के जीवन के बारे में जो वीडियो मैंने बनाया है इसको भी देखिए। आगे और भी जो राजनीतिक नेता रहे हैं, जो क्रांतिकारी रहे हैं, हम उनके जीवन के बारे में भी पढ़ेंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, चलिए फिर आज का वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक आप लोग वीडियो को देखिए। वीडियो देखने के बाद अगर पसंद आ जाए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा दोस्तों, और वीडियो को मेरे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।
ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, हम अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।